हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ और साथियों मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के यानी फिजिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए जो वन वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांट कर लाया हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, लगभग इनमें 150 प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो शुरू कर ले। तो देखता हूँ मैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखता हूँ कि निम्न में से किसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पे याद रखना है जो वेग होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु का वेग निम्न में से क्या हो सकता है। तो वस्तु का वेग धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो उपरोक्त दोनों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि वेग एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे ये कथन सत्य है, जबकि वेग एक अदिश राशि है गलत है। वेग का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड नहीं होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। तो याद रखना है मंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये है कि निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि बतानी है, जो शक्ति है वो अदिश राशि है। वेग सदिश राशि या वेग सदिश राशि त्वरण, यहाँ पे एक ट्रिक के तौर पर हम आपको बताएं तो जिसमें आप देखेंगे वाह, और यहाँ पे भी वाह आ रहा है और यहाँ पे भी आप देखेंगे वाह आ रहा है। तो त्वरण आवेग और वेग में तीनों में वाह आ रहा है। तो हालांकि ये लागू सब में नहीं होती, पर यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक आपको काम आ सकती है, पर यहाँ पर वाह नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक सभी में लागू नहीं होती है, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे अदिश राशि नहीं पूछी। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया ये जो वेग है एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेग आवेग एक सदिश राशि, जबकि विद्युत आवेश और आयतन यहाँ एक तो यहाँ पे अदिश राशि नहीं पूछा। तो यहाँ पे ये दोनों अदिश राशि, मैंने बोला था ये देखो आवेग विद्युत आवेग आ गया। तो ये अदिश राशि, तो ये सभी में लागू नहीं होती पर कुछ में होती है, जैसे कि आवेग और वेग। लेकिन यहाँ पे विद्युत आवेग आ गया तो ये क्या राशि होगी, राशि ये अदिश राशि हो गई। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि पृथ्वी अपने वेग से 17 गुना अधिक वेग से घूमती है तो विषुवतीय रेखा का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण का जो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। विषुवतीय रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यदि पृथ्वी अपने वेग से 17 गुना अधिक तेज गति से घूमने लगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे निम्न में से कौन सी आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अच्छा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। निम्न में से कौन सा आवृत्ति का मात्रक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो हर्ट्ज होता है वो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ स्टार लगा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है। तो ये ध्वनि की चाल पूछ रहे हैं। तो ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है वायु में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 शक्ति का मात्रक क्या होता है, यानी शक्ति का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है। तो याद रखना शक्ति का मात्रक वाट होता है। ओके, आवृत्ति का मात्रक अभी में रहता है हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रदरफोर्ड ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो रदरफोर्ड है जो, तो इन्होंने किसकी ऊर्जा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 12वां, ये कह रहा है ऊष्मा की इकाई निम्न में से क्या है। ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तापक्रम मापने की सेंटीग्रेड प्रणाली किस वर्ष खोजी गई थी। तो याद रखना है 1742 ईस्वी में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो याद रखें न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ओके, तो याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो कई बार भी पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा नोट कर लेना है क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन था ये क्या, एम के एस पद्धति में बल का मात्रक क्या, तो न्यूटन होता है। ठीक, एम के, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर 3 10⁵ डाइन के बराबर होता है। यहाँ पे क्या, न्यूटन, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, यानी बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देख लें तो क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु के द्रव्यमान का वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो संवेग का डेफिनेशन भी बन जाता है, द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार बीएससी में एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव सभी आने वाले हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बल एवं उसके कार्य करने के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो ये रखना आवेग का डेफिनेशन भी इस प्रकार से बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो पलायन वेग क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं, जो पलायन वेग क्या होता है, जब कोई चीज़ वस्तु है उसे हम पृथ्वी से बाहर इतनी तेज़ी से फेंकें कि वो वापस लौट के ना आए। जो पृथ्वी से इतनी तेज़ी पर कोई भी चीज़ है, जैसे रॉकेट होता है, उसे पृथ्वी से बाहर भेजना होता है तो इतनी कितनी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भेजेंगे तो वो पृथ्वी से बाहर जा पाएगा। वरना अगर इससे स्पीड कम होगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन इसी कहते हैं पलायन वेग, इतना वेग जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित ना कर सके, पृथ्वी से बाहर निकल जाए, उसे कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना। चंद्रमा के लिए पूछा है, तो चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान अधिक होता है, इसलिए उसका पलायन वेग भी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 21, पेंडुलम घड़ी पहाड़ पर ले जाने पर, तो मतलब पेंडुलम घड़ी पहाड़ पर ले जाने पर क्या प्रभाव क्या पड़ता है, तो याद रखना धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये कहता है 1 फुट पाउंड किसके बराबर होता है, 1 फुट पाउंड किसके बराबर होता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 1.356 जूल। अगला क्वेश्चन है कि संवेग का मात्रक क्या होता है। याद रखना है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, कौन सी क्रिया न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, कौन सी क्रिया न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है। याद रखना, यहाँ पे ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट को आगे बढ़ना, गोली चलाने पर समय पीछे की तरफ झटका लगना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे जब ऊंचाई से हम गिरते हैं तो नीचे जिस प्रकार से गिरते हैं तो नीचे भी पृथ्वी उतनी तेज़ी से बल लगाती है, इसलिए हमें चोट लग जाती है। रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट जब आगे बढ़ता है, क्यों, जब उसमें विस्फोट होता है, पीछे को विस्फोट में करेंगे तो जितनी रफ्तार से पीछे की ओर विस्फोट करेंगे उतनी तेज़ रॉकेट आगे बढ़ेगा। और नेक्स्ट होता है कि गोली चलाने पर, जब हम बंदूक चलाते हैं तो जितनी तेज़ी से हम गोली चलाते हैं उतनी तेज़ी से गन जो बंदूक होती है वो हमें पीछे की ओर धक्का मारती है। तो ये तीनों क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तीनों उदाहरण किसके, न्यूटन के तृतीय नियम के हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट या 1 हॉर्स पावर। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 746 वाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गतिज ऊर्जा कैसी होती है। तो याद रखना है, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है गतिज ऊर्जा। ठीक, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत बल में ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार होता है। विद्युत बल में ऊर्जा का परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में, जब कोई, जैसे वो कांच वाला बल्ब होता है, आपको पता होगा कि जब उसे जलाते हैं तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है वो किस में जाती है, प्रकाश में बदल जाती है, और उस बल्ब से हमेशा ऊष्मा भी निकलती है। लेकिन आजकल बल्ब आते हैं इनमें ऊष्मा इतनी नहीं होती, लेकिन जो पुराने जो कांच के आपने बल्ब देखे होंगे, ठीक है, तो वो उनसे ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश तो हमेशा सभी बल्ब देते हैं। तो याद रखें, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, ये हमेशा नोट कर लेना।
ठीक, अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वायुमंडलीय दाब कितना होता है। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि साधारण दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 31 में क्या है, यह दाब यदि दाब दुगुना कर दिया जाए तो पानी का क्वथनांक कितना हो जाएगा। तो यदि दाब जो है वो बढ़ा दिया जाए तो 125 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है। तो एक चीज़ याद रखना, पहाड़ों पर क्योंकि दाब कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे दाब कम हो जाता है पहाड़ों पर, तो वहाँ पे तो भोजन जल्दी नहीं पकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लोलक वाली घड़ी चंद्रमा पर कैसे कार्य करेगी। लोलक वाली जो घड़ी चंद्रमा पर कैसे करेगी, गति धीमी हो जाएगी हमेशा। कभी भी अंतरिक्ष में कोई भी घड़ी ले जाएंगे या आप ऊंचे पहाड़ पर ले जाएंगे जहाँ पर वायु ना हो, तो वहाँ पे क्या होगी, गति उसकी धीमी हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, किसी उपग्रह के भीतर लोलक वाली घड़ी, किसी उपग्रह के भीतर, तो यहाँ पे उपग्रह की बात की तो भारहीनता के कारण बंद हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक, कौन सा है 35, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय केंद्र, हमेशा केंद्र पर कोई भी हो तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसका केंद्र पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 36 में है कि इटली में पीसा की मीनार झुकी रहने के बावजूद गिर क्यों नहीं रही है। तो याद रखना है, इसका गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होकर जाती है। याद रखना है ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है कि सार्वत्रिक नियतांक जी, कैपिटल जी, याद रखना है कैपिटल जी की बात करें तो कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो याद रखना है इसका कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो याद रखना है कैपिटल जी का मान कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा फिक्स रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन आप बात करें तो स्मॉल जी का मान हमेशा चेंज होता रहता है हर जगह पर। ठीक है, चंद्रमा पर इसका जी का मान अलग होगा, पृथ्वी पर अलग होगा, लेकिन कैपिटल जी का मान कभी भी नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में पदार्थों को परस्पर रगड़ने से जो आवेश संचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो स्थिर आवेश होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 कह रहा है कि आवेश को धनात्मक या ऋणात्मक नाम किसने दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम दिया था। आवेश को धनात्मक ऋणात्मक नाम देने वाले कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है। एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन से विद्युत चालक पदार्थ हैं। निम्न में से कौन से विद्युत चालक पदार्थ हैं। तो यहाँ पे याद रखना अम्ल होते हैं, वो विद्युत के चालक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको याद रखना है तो कागज़ तो हमेशा कभी भी अभ्रक आसुत जल नहीं, जबकि अगर वैसा जल हो जिसमें कुछ मिलावट हो, जैसे कि लवण हो मिले, अम्ल मिले हों, तो वो जल में करंट दौड़ सकता है। लेकिन आसुत जल जो शुद्ध जल होता है, वर्षा का जल होता है, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ यहाँ पे थे, जो वर्षा का जल होता है उसमें करंट नहीं दौड़ता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 42, निम्न में से कौन सा विद्युत का अचालक पदार्थ है। विद्युत अचालक पदार्थ है। तो याद रखना है जो लकड़ी होती है उसमें भी विद्युत नहीं दौड़ सकता। कागज़ तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पे। लेकिन अगला है आसुत जल, ये वर्षा का जल होता है, इसमें करंट नहीं दौड़ सकता क्योंकि ये शुद्ध होता है, इसमें किसी प्रकार की लवणता नहीं मिली होती है। तो उपरोक्त सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
यानी तीनों ऑप्शनों में विद्युत का चालक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना घट जाता है। अगला देख लेते क्वेश्चन नंबर 44 में अर्धचालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? ताप बढ़ने पर उनकी अर्धचालक पदार्थों की चालकता बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती जाती है अगर ताप बढ़ाएंगे तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन से अर्धचालक पदार्थ हैं? अर्धचालक पदार्थ की पूछा है, तो अर्धचालक सिलिकॉन है। देखिए आपकी बात है कागज़, ये तो बिल्कुल ही चालक नहीं है। मानव शरीर में तो चालक है, ठीक है, अम्ल में भी चालक है, लेकिन सिलिकॉन अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या, तड़ित चालक किस धातु की मोटी पट्टी होती है? तो याद रखना तांबा की जो तड़ित चालक किस धातु की मोटी पट्टी, तो तांबा की होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, एम्पियर होता है, ठीक। विद्युत धारा का मात्रक पूछा था। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 48 विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो भाई ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि प्राथमिक सेलों में निम्न में से क्या होता है? प्राथमिक सेल होते हैं, उनमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो हम प्राथमिक सेल बनाते हैं उनमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा होती है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया क्या? हाँ 49 होगा। 50 क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल है? तो प्राथमिक सेल की तो बाइक्रोमेट सेल एक जो प्राथमिक सेल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि 51, ये कह रहा है कि टॉर्च में किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना अभी क्या बोला, प्राथमिक सेल। टॉर्च को प्राथमिक सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिनमें रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि वोल्टीय सेल का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? वोल्टीय सेल का आविष्कार, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1799 यानी 1799 में आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 53, ये कह रहा है कि लेक लांसी सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? तो ये आपको याद रखना है 1.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 54, शुष्क सेल में कितना विलयन होता है? तो याद रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका विलयन होता है, ठीक। शुष्क सेल में किसका विलयन होता है? तो याद रखना मैग्नीज ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, डेनियल सेल में कितना विद्युत वाहक बल होता है? तो याद रखना 1.08 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि विद्युत बल में किस धातु का तंतु लगा था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने हाई स्कूल में बल बनाया होगा तो वहाँ पे क्या, टंगस्टन का प्रयोग किया होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो है टंगस्टन, इसका तंतु बना होता है, ठीक। इस टंगस्टन धातु का तंतु बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 57, घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले बल्ब कितने वोल्ट पर जलते हैं? तो याद रखना 220 वोल्ट पर जलते हैं, जो घरेलू में उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 58, ट्यूबलाइट की अंदर की दीवारों पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो यहाँ पे याद रखना है जो फास्फर, तो ये तो मुझे नया क्वेश्चन लगता है फास्फर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि विद्युत घंटी व टेलीफोन में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो लेक-लेंजी सेल का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा तारों तथा सूर्य का ऊर्जा स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। देखिए याद रखना है जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जिसके कारण सूर्य में ऊर्जा ऊष्मा बनी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्न में से किसने ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया था? तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपलर थे, उन्होंने
ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एम्पियर निम्न में से किसका मात्रक है। तो यार विद्युत धारा का मात्रक, अभी आया था विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर था। अब उल्टा पूछ दिया एम्पियर का मात्रक, एम्पियर किसका मात्रक है, तो बोल देना विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 63 बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है घट जाता है, जो गलनांक है वो घट जाएगा दाब बढ़ाने पर। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहे रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये भी पूछा जा चुका है। तो याद रखना जैकब फर्किंस, किसने, जैकब फर्किंस, याद रखना है, लिख लो, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे हैं निम्न में से किसके द्वारा समुद्र की गहराई मापी जा सकती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। तो गैस याद रखना है, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कवर होने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फेदोमीटर। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि ध्वनि किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो याद रखना है कि जो इस्पात बोले तो ठोस, सबसे ज़्यादा इस्पात यानी ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की अधिकतम चाल होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि 67 पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है। पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है वो कितनी होती है। तो याद रखना ध्वनि की चाल से ज़्यादा, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, ध्वनि की चाल से सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 के निम्न में से किस रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखना लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैगनी रंग का। और बात करें तो तरंग दैर्घ्य सबसे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का सबसे कम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो 17 क्या कहता है, 70 क्वेश्चन कह रहा है किस कारण से हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन की स्याही, जो फाउंटेन पेन होता है उसकी स्याही बाहर की ओर निकल जाती है। तो याद रखना ऊंचाई होने से वायु दाब में कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 71 एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर के। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहे थे गतिज ऊर्जा पर वस्तु की चाल आदि करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना उतनी ही रहेगी, गतिज ऊर्जा की वस्तु की चाल आदि करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उतनी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 वस्तु द्वारा पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा परावैगिक तरंगें सुनी जा सकती हैं क्या। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनी जा सकती हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा पराश्रव्य तरंगें बिल्कुल भी नहीं सुनी जा सकती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 74 किस तापमान पर पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। तो याद रखना 4K। अगला क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा शुष्क सेल में एकत्रित रहती है। तो रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है। अभी ये क्वेश्चन आया था कि रासायनिक ऊर्जा किन सेलों में उपस्थित होती है। तो याद रखना प्राकृतिक सेल या ऊर्जा शुष्क सेल में एकत्रित रहती है। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऊर्जा शुष्क सेल के अलावा प्राकृतिक सेल। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 76 सूर्य की सतह का ताप कितना होता है। तो याद रखना 6000 के बोले तो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु जानने के लिए किया जाता है। तो यूरेनियम ट्रेडिंग, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे 78 कह रहा है कि यदि गति के कौन सी नियम से तैरना विश्लेषित किया जा सकता है। तो तृतीय नियम से। ठीक, आपने इसे डिफाइन किया होगा तो बुक पढ़ी होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। पूछा है खतरे के जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। तो लाल रंग बनाने के लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है लाल रंग का, जबकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना बढ़ जाता है। क्या होता है,
बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य क्यों होता है? ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, तो याद रखना शून्य होता है। लेकिन अब पूछा शून्य क्यों होता है, तो याद रखना गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो किसी वस्तु का भार शून्य क्यों, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होता है, वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो शून्य हो जाता है, उसके कारण वहाँ पे किसी वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। कहता है कि विद्युत चालन के लिए मुख्यतः तांबे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखना इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 का निम्न में से किसके द्वारा स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? किसके द्वारा स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? तो इस्पात के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि निम्न में से किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? किस कार्य के लिए? तो याद रखना प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? उच्च और निम्न करने के लिए। जो जैसे कोई वोल्टेज, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, निम्न में से ट्रांसफार्मर का प्रयोग गांव के पहले बाहर या किसी के गांव के बाहर घर के पहले जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि यदि वोल्टेज अधिक आते हैं तो उन्हें हम निम्न कर सकता है, वो वोल्ट ट्रांसफार्मर यदि निम्न आते हैं तो उन्हें उच्च कर सकता है। तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा सही, फोर्थ की प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च व निम्न करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला 85 है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं? तो याद रखना जो रेडियो तरंगें हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86। बर्फ के पिघलने पर बर्फ का क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन द्रव्यमान बढ़ता है, या आयतन घटता है, द्रव्यमान घटता है? तो याद रखना उसका जो द्रव्यमान होता है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है गतिमान वैद्युत आवेश निम्न में से क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88 कहते निम्न में से कौन सा धारिता का मात्रक है? प्लाई, फैरड, वोल्ट या वाट? तो याद रखना फैरड इसका मात्रक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 ये कह रहा है कि निम्न में से क्या ट्यूबलाइट में भरी जाती है? ट्यूबलाइट में क्या भरी जाती है? याद रखना है आर्गन गैस था मर्क्यूरियस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 90, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 90 पर थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? तो याद रखना है कि विकिरण, चालन से, संवहन से, तीनों से ये जो प्रक्रिया है थर्मस फ्लास्क में से ऊष्मा क्षय रोका जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 91 निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो जो चांदी होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है, उसके बाद देखेंगे तो सोना, फिर तांबा आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 92 कहते हैं चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग कितना होता है? तो याद रखना 1/5, तो 1/5 गुना कम होता है। ठीक, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है वो कम होता है, जबकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है? तो भाई साहब रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ट्यूरी। क्या होता है? ट्यूरी। ठीक, रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है? ट्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि प्रकाश की उत्पत्ति से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया था? याद रखना हाइजन ने दिया था। किसने दिया था? हाइजन ने। अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी बिंदु का चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबकत्व यानी क्यूरी बिंदु का चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 96 किसने ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत दिया था? तो याद रखना मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 97 एक क्यूरी किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्यूरी किसके बराबर होता है? 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन
विघटन प्रति। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो याद रखना जिप्सम। ठीक, जिप्सम जिसका हम प्लास्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जो हाथ पैर टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर किया जाता है ना, उस प्लास्टर की बात कर रहे हैं, तो वो जिप्सम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि किसी ग्रह का पलायन वेग किन बातों पर निर्भर करता है? जो अभी मैंने पृथ्वी का पलायन वेग कहा था, पृथ्वी से कोई वस्तु बाहर फेंकनी है तो उसके पलायन वेग से ज़्यादा फेंकनी होती है, यानी पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी का? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे पूछा है कि किसी ग्रह का पलायन वेग किस बात पर निर्भर करता है? तो याद रखना है कि ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, ग्रह के घनत्व पर। तो यानी ऑप्शन नंबर चौथा तीनों बातों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100वां देख लेते हैं, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक? अभी बोला था लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 101, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? यानी बदलने के लिए जो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं? उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो कैलमीटर से वोल्टमीटर बदल जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 102 में क्या है कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, क्षितिज के पास चांद बड़ा नजर आता है, क्षितिज के पास चांद बड़ा नजर आता है, इसका कारण क्या होता है? तो याद रखना जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नजर आता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपरावर्तन के कारण आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 104, मानव आंख पर बड़ा बना प्रतिबिंब होता है, मानव आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखना मानव की आंख में हमेशा वास्तविक और उल्टा नजर आता है, वास्तविक होता है और उल्टा प्रतिबिंब नजर आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि एक हीटर की कुंडली को समान लंबाई के दो भागों में काटना यानी मतलब काटा गया, तो उसमें से एक को प्रयोग में लिया गया, इस आधे टुकड़े तथा पूर्ण टुकड़े द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का अनुपात कितना होगा? तो याद रखना 2.1। क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पानी की लंबाई, त्रिज्या व समान आवेश वाली, यहाँ पे क्या लिखना है? L1 ला बनाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106 में 1000 बूंदें मिलकर एक बूंद बनाती हैं, इस बूंद का विद्युत विभव बढ़कर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका आवेश इतना बढ़ा दिया जाए, चीज़ बढ़ा दी जाए, तो इसका अविभाव भी 100 गुना बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि दोलन करते लोलक पर आधारित एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वह धीमी हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 0.05 सेकंड वाली तरंग की आवृत्ति होती है, तो रखना 20 हर्ट्ज। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाने में 4900 जूल की ऊर्जा का उपयोग किया गया, द्रव्यमान को जिस ऊंचाई से उठाया गया वह है 10 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 150 ग्राम लोहे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में उपयुक्त ऊष्मा, लोहे की विशिष्ट ऊष्मा, जैसे कि ऊष्मा है तो उपयुक्त ऊष्मा पूछी है उसने, तो लोहे की विशिष्ट ऊष्मा दी है उसने 480। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा 360 जूल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, धुंध पानी की छोटी छोटी बूंदों से बनी होती है मगर हम साफ नहीं देख पाते, क्योंकि इसका आंसर हो जाता है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश की किरणों के प्रति अपारदर्शी होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112 यानी 112, सौरमंडल में एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का 4 गुना है तथा इसका व्यास इसका 2 गुना है, तो इस ग्रह पर 9 का मान होगा। यहाँ पे 9 का नहीं, इसमें स्मॉल g का पूछा है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है ना, स्मॉल g।
यहाँ पे स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी का मान कितना होगा, तो यार 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 113 में ऐसे कथनों में से विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करते हैं कि ध्वनि तरंगें प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगों में माध्यम की कण गति की कण लंबा दोलन करती है, तो ये गलत ही हो गया। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। तथा एक दोलन गति करती वस्तु को उत्पन्न ध्वनि तरंगों का वेग क्या कैसा होता है, तो यहाँ पे याद रखना माध्यम के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन 115 क्वेश्चन में 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 विद्युत बल्ब 20 वोल्ट और 100 वोल्ट के 4 घंटे के लिए रोशन किए जाते हैं। 50 पैसे प्रति इकाई की दर से विद्युत उपयोग का खर्च है। तो इसका खर्च पूछा है, तो याद रखना 1 रुपया, यानी 50 पैसे के अनुसार होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 रुपया आएगा। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर देखिए सुमेलित कीजिए। तो याद रखना यहाँ पे इस सुमेलित करने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, तो इलेक्ट्रॉन 0.5 एंड न्यूट्रॉनो, यहाँ पे अनुपस्थित स्थित ऊर्जा पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0.5 और न्यूट्रॉन की ऊर्जा की बात करें तो 0। इसके बाद करें न्यूट्रॉन की ऊर्जा की बात करें तो पहला ऑप्शन 940 और पाई में सोन की बात करें तो हो जाएगा 140, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो कूट है उन्हें सुमेलित करना था। ऐसे इसी प्रकार का एक और प्रश्न आ गया। तो गाइज यहाँ पे देखना है कि जो ऊपर क्या लिखा है, वैज्ञानिक और प्रभाव दो, इन्होंने किस प्रकार का प्रभाव दिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन है गिलबर्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक। पहले का ये हो गया, मैं मिला देता हूँ, ठीक। इसका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कूलाम दो आवेशों के बीच का बल होता है। तो याद नहीं, कूलाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, क्या है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन नहीं, तो गलत ही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर चौथा तीसरा फर्स्ट। तो यहाँ पे जो बी पहले का ऑप्शन है वो किसका है, तीसरे का, गिलबर्ट चुंबक के गुण है, जबकि कूलाम दो आवेशों के बीच का बल है, ठीक। और अगला क्वेश्चन है और स्टेट, इसका आंसर हो जाता है आपका विद्युत धारा की चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव और मैक्सवेल क्या होते हैं, चुंबकत्व के गुण। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर चौथे का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बीच का चुंबकीय सिद्धांत, ठीक। तो आई होप कि अभी समझ में आएगा ये कोड। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ सही हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। किन कथनों का विचार, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करने के लिए है ही क्या, तो यहाँ पे ये सारे दिए हैं। एक उपकरण को बंद करने के लिए बाकी सारे उपकरण बंद हो जाएंगे। एक उपकरण को, यहाँ पे इस चीज़ घरेलू उपकरण को श्रेणी क्रम में इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हमारे बल्ब होते हैं वो कैसे जोड़ते हैं, समांतर, कैसे होते हैं, समांतर में, ठीक। तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में यदि एक बल्ब बंद हो गया तो सभी बंद हो जाएंगे। ये तो एकदम बिल्कुल बात सही है। तो ये बात तो पहले सही है। जैसे उपकरण को बंद करेंगे फ्यूज़ उड़ जाएगा, नहीं, फ्यूज़ नहीं उड़ेंगे। यदि एक बल्ब खराब हुआ तो सभी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्हें श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए हमारे जो घरों में बल्ब लगे होते हैं, कोई भी फ्रिज जो भी लगा होता है बीचों में, तो वो कैसे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन 119। हाइड्रोजन गैस तापमापी द्वारा किस परास में तापमान नापा जा सकता है। तो जो -2 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। ऊष्मा किरणों को देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वह है, तो थर्मोपाइल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यानी 121। द्रवों के तापीय प्रसार के गुणांक को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना है यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल एयर थर्मोपाइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। पारे में ऊष्मा का संरक्षण कौन करता है, यानी संचरण को क्या कहते हैं, तो याद रखें चालन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000
कैलोरी। अगला क्वेश्चन नंबर 124, ध्वनि किसमें सर्वाधिक सुगमता से संवरण करती है? तो देखना धातु में। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 125, ठोस में ध्वनि तरंगें निम्न में से किस प्रभाव को नहीं दर्शा सकती हैं? तो ध्रुवीकरण होता है, उसको नहीं दर्शा पाएंगी। अगला क्वेश्चन 126, आकाश में नीला रंग किस प्रकार दिखाई देता है? तो याद रखना है, हवा के कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है, उसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। यहाँ पे ये भी थोड़ा ऐड कर दिया, तो याद रखना है इनको, ये ऐसे घुमा फिरा के आंसर लिखते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 127 यानी 127 में देखते हैं, तो दो आपस में जुड़े हुए चालकों के मध्य आवेश प्रवाहित नहीं होगा यदि उनमें क्या हो, यदि उनका विभव समान हो। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128, सुरक्षा के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार का जो उच्च प्रतिरोध होता है तथा निम्न गलनांक हो, उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न गलनांक हो। ठीक है। फ्यूज तार होता है, बहुत जल्दी फ्यूज होता है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 129, चंद्रमा की सतह पर एक विस्फोट की आवाज़ सुनी जा सकती है। चंद्रमा की सतह पर एक विस्फोट की आवाज़ सुनी जा सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं कि एक 3 मिलीमीटर मोटे ग्लास के टुकड़े में से प्रकाश कितनी देर में गुजरेगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.01 मीटर प्रति सेकेंड में। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आंसर आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 171, ट्रांसफार्मर की कोड बनाने के लिए उपयुक्त धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो कोड बनाई जाती है वो नरम लोहा की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 132, क्या कह रहा है कि समभारी तत्वों का उदाहरण है? समभारी कैल्शियम तथा आर्गन समभारी। क्वेश्चन नंबर 133 का निम्न में से कौन सा पारदर्शक है? तो जो पारदर्शक पूछा, बर्फ, तेलीय कागज, पानी, मोम। जो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन ए है एकदम गलत है, जो तेलीय कागज होता है वो पारदर्शक होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ये तो गलत है। ठीक। ऑप्शन तेलीय कागज होता है वो पारदर्शक होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जो मोम होती है ये भी काफ़ी हद तक पारदर्शक होती है, पानी भी पारदर्शक होती है। यहाँ पे पानी भी काफ़ी हद तक पारदर्शक होता है, लेकिन जो बर्फ़ है ये अपारदर्शक होती है। ठीक। अर्ध, इन दोनों से आधा आधा कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन अर्ध पारदर्शक होते हैं। लेकिन यहाँ पे पारदर्शक पूछा है, अगर यहाँ पे लिखा अर्ध पारदर्शक तो बर्फ होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, किसी माध्यम में पारदर्शिता निर्भर करती है उसके परमाणु संरचना पर, आणविक संरचना पर, प्रकृति पर, नहीं मोटाई पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटाई पर। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 135 में, हरे प्रकाश में एक लाल रंग का फूल किस रंग का नजर आता है? हरा ही आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से किस गुण से प्रकाश किरण का रंग निर्धारित होता है? तो याद रखना तरंगदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्रांतिक कोण पर न्यूनतम होगा जब क्या होगा? जब प्रकाश गिलास में हवा में गुजरेगा, जब प्रकाश गिलास से हवा में गुजरेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 138, ग्रहण से निम्न प्रभाव प्रदर्शित होता है? तो याद में प्रकाश का सरल रेखा में संरक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 139, हीरा गिलास तथा पानी में प्रकाश का वेग किस क्रम में घटता है? तो याद रखना, सबसे पहले पानी इज ग्रेटर देन ग्लास, इज मतलब क्रम दिया है, पानी फिर गिलास फिर हीरा। क्या होगा? पानी, गिलास, हीरा। अगला क्वेश्चन नंबर 140, प्रतिध्वनि मतलब जो वापस ध्वनि लौट के आती है, सुनने के लिए स्रोत का अवरोध में न्यूनतम अंतर होना चाहिए 17 मीटर का। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो याद रखना -357 डिग्री ई। अगला क्वेश्चन नंबर है कि एक अवतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, हमेशा धनात्मक होती है, इसको नोट कर लो, काफ़ी न्यूमेरिकल में भी इसका प्रयोग होता है। तो लगभग 142 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, इसका आंसर शीट भी नीचे आपको मिल जाएगी। ठीक है।
तो आई होप की वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि इसी प्रकार की मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन बीएससी से रिलेटेड सारे नोटिस सारे के सारे पेपर में इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाता रहता हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, इस प्रकार से मैं आपके सामने सभी वीडियो को लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।